तो फाइनली डे 1 इन बार्सिलोना स्टार्ट हो चुका है। ट्रांसपोर्ट से लग रहे थे 24 मिनट और वॉक करके लग रहे थे 30 मिनट। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, इतनी एनर्जी हम में है लास्ट डे में एक्सप्लोर करने की, तो हम पैदल चलेंगे। और जैसे ही पैदल चलना चालू किया भाई, ये तो वैष्णो देवी की चढ़ाई से भी ज़्यादा कठिन। ये इतना थक गई हूँ कि एक मसाजर मिला है, मन कर रहा है टांगों की मसाज ना यहीं कर लूँ। Everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो फाइनली डे 1 इन बार्सिलोना स्टार्ट हो चुका है। सोचा था यहाँ पे ठंड नहीं होगी, 18-19 डिग्री तब दिखा रहा था, बट 12 डिग्री टेम्परेचर है और फिर से हमें ये जैकेट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। बट बार्सिलोना इतनी हैपनिंग चल गया है, मतलब जो जगह मैंने खाली इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब पे देखी थी, आज मैं वो यहाँ सब कुछ देखने वाली हूँ। एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल है। तो हम शुरू करने लगे एक बंदे के साथ जो आर्किटेक्ट नहीं, पूरा आर्टिस्ट था, एंटनी गॉडी। स्ट्रेट लाइन बनाने से इतनी नफरत करता था कि ऐसे लगता है जो भी उसने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई है वो सारी सपने में ही बनाई गई है। कोई यहाँ से कर्व है, किसी का यहाँ से टर्न है, मतलब दिमाग खराब हो गया इन सब चीज़ों को देख के। यदि मैंने इस बंदे की बात कर ही दी है तो आपको दिखाना तो बनता है ना, इस बंदे का नाम इतना फेमस है क्यों। तो शुरू करते हैं कासा मेला से। ये बिल्डिंग देख के लगता है ना कि आर्टिस्ट ने बोला होगा भाई स्ट्रेट लाइन बोरिंग है, तो चलो जिगजैग बनाते हैं। कौन रह सकता है ऐसी बिल्डिंग में, इनसेन। ये चिमनीज थी या स्टार वॉर के स्टॉर्म ट्रूपर्स यार। वैसे तो मैं ऊपर गई नहीं क्योंकि भाई टिकट बड़ी महंगी थी, बट यहाँ से बार्सिलोना का पूरा व्यू दिखता है। ऊपर जाओ और गॉडी की और बिल्डिंग्स लो, क्योंकि बार्सिलोना स्पेन में मुझे लगता है आधा कब्जा नहीं, आधे से ज़्यादा बिल्डिंग्स उसी ने बनाई हैं। ये है सबसे लग्जूरियस स्ट्रीट ऑफ बार्सिलोना, मतलब बार्सिलोना का 5th एवेन्यू कह लो या फिर शैम्स-एलीज़े ऑफ बार्सिलोना। यहाँ पे आके मेरे वॉलेट ने पहले ही छुट्टी मांग ली है कि भाई रिद्धिमा सीधा चलती रहे। तो अभी मैं पहुंची हूँ कासा बाटलो के सामने, एक ऐसी बिल्डिंग जो लगता है भाई कोई फैंटेसी मूवी का सेट हो, क्योंकि भाई एंटनी गॉडी का कहना था कि आर्किटेक्चर बोरिंग क्यों हो, लाइफ में थोड़ा कलर तो डालना ही चाहिए। और यहाँ पे कल हम रात को आए थे और ये इतना प्यारा लग रहा था ना अंदर से, बट अंदर गए नहीं क्योंकि इसका एंट्री फीस है अराउंड 48-45 यूरोस। तो वाई स्पेंड देयर, जबकि हम यहाँ से कपड़े, चॉकलेट्स या कुछ XYZ चीज़ें ले सकते हैं जो यहाँ पे अपेरेंटली बहुत सस्ती हैं। यूरोप आके सबसे घटिया चीज़ मुझे ये लगती है कि रेस्टरूम यूज़ करने के लिए यू हैव टू गिव 1 यूरो, 2 यूरो, 3 यूरो। तो उसको स्किप करके सबसे बेस्ट स्पॉट है प्राइमार्क आना, क्योंकि भाई प्राइमार्क में रेस्टरूम हमेशा होता ही होता है। अब मैं यहाँ पे रेस्टरूम यूज़ करती हूँ और साथ में देखती हूँ कि क्या क्या सस्ता है जो मैं ख़रीद सकती हूँ और अपना बोझ और बढ़ा सकती हूँ। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ ला रंबला, जो बार्सिलोना की सबसे लाइवली स्ट्रीट है और सबसे लंबी भी, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे। यहाँ पे है वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर्स इन बार्सिलोना, जो बना था 1847 में। यहाँ की अमेजिंग वाइब्स में बह नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा चोरियाँ होती है, यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा पिट पॉकेटर्स होते हैं। तो मैंने तो वॉलेट अपनी जैकेट के अंदर घुसा लिया ताकि किसी की नज़र ही ना जाए। स्ट्रीट एकदम अलाइव रहता है, लगता है बार्सिलोना का हार्ट यहीं पे है। यहाँ पे हसल बसल चलता ही रहता है, मतलब अभी तक जितना भी लग रहा था ना बार्सिलोना कितना शांत है, पीसफुल है, वो यहाँ आके सारी खत्म हो चुकी है। सुबह के 11 बजे है, लेकिन शाम तक ना इस स्ट्रीट की वाइब बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इतने आर्टिस्ट आके परफॉर्मेंस देते हैं, कोई डांस कर रहा होता है, कोई म्यूजिक कर रहा होता है, मतलब इतना भरपूर एंटरटेनमेंट का सोर्स है ना यहाँ आना। एंड जब से मैं बार्सिलोना आई हूँ, मतलब मुझे एक ही दिन हुआ है यार, यहाँ की वाइब इज़ अमेजिंग। यूरोप में जितनी भी कंट्रीज देखी हैं सब 5-6 बजे डेड, सब बंद हो जाता है, बट यार यहाँ पे कल हम 11-12 बजे तक घूम रहे थे और सब कुछ ओपन था। एक और अमेजिंग चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी कि चलते फिरते हर कहीं इन्होंने बेंचेस, चेयर्स वगैरह लगाई हुई है, कोई थक गया तो आराम से आके बैठ सकता है, एंड यू डोंट इवन हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। अभी तक जितना भी मैंने बार्सिलोना देखा है वो सब पैदल ही देखा है, मतलब ज़रूरत अभी तक तो नहीं पड़ रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बट लेट्स सी
आगे आगे जो जो चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी है उसके लिए पैदल ही जाएंगे या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार, दीज प्लांट्स आर अलाइव। बस ये समझ नहीं आ रहा, मतलब है ये फ्रिज मैग्नेट, बट ये पानी कैसे डलेगा? कितना क्यूट लग रहा है। स्पेन आए और ला बुकेरिया मार्केट नहीं गए तो यार ट्रिप अधूरी रह जाती। ये मार्केट एक फूडी का पैराडाइज है, मतलब कलरफुल फ्रूट, सी फूड, स्पेन का फेमस जैमन और डिजर्ट्स जो यार देखते ही मुंह में पानी ले आए। एंड यहाँ की वाइब इतनी लाइवली लगती है ना कि लगता है कि भाई बार्सिलोना पूरा एक ही जगह पे इकट्ठा क्या हो क्या गया। खाते हैं ये तो जानवर भी नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा एनिमल है, इतना मोटा। एंड कभी देखिए इतने टाइप की मिर्ची? भाई मैंने तो नहीं देखी। ऐसे ऐसे खा के ही पूरा अपना पेट भर जाना लंच के लिए। बार्सिलोना में हर स्ट्रीट की एक अलग वाइब है एंड ऐसे लग रहा है मैं अपना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ड्रीम फुलफिल कर रही हूँ। भाई इतना थक गई हूँ कि एक मसाजर मिला है, मन कर रहा है टांगों की मसाज ना यहीं कर लूँ। वाह, अब बस बेड मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। पर समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे सस्ता है इंडिया में। इतनी मशीन तो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी देखी। दिमाग के लिए भी अलग से इन्होंने वाइब्रेशन वाला रखा हुआ है मसाजर। सो नाइस। बार्सिलोना आई हूँ, वैसे तो ठगी नहीं हुई, बट ये टी शर्ट लेके मैंने अपने पैसे ज़रूर वेस्ट कर दिए हैं। बट यहाँ आके ये टी शर्ट तो बनती है ना। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गॉथिक क्वार्टर्स, जो बार्सिलोना का सबसे पुराना और हिस्टोरिक एरिया। रो स्ट्रीट्स, गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग्स, मतलब हर गली में ना एक अलग ही वाइब लगती है। मोरोवर लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर रहे हो। स्ट्रीट के बिल्कुल सेंटर में आपको मिलेगा पोर्ट दे बिस्प। भाई आधी प्रोनाउंसिएशन तो मेरी, मतलब मुझे लगता है मैं खा ही गई हूँ आधे वर्ड्स, तो जो भी है। इसके पास ही पड़ता है बार्सिलोना का मेन कैथेड्रल, जो खाली 5 मिनट की दूरी पे है। ये कैथेड्रल का आर्किटेक्चर एकदम माइंड ब्लोइंग है। मतलब बाहर का व्यू तो अमेजिंग है ही है, बट रूफटॉप जो व्यू आता है ना उसके तो क्या ही कहने। क्वार्टर्स के मजे के लिए भाई स्ट्रीट्स में घूमो, क्यूट क्यूट कैफेज में जाओ और छोटी छोटी क्वर्की शॉप्स है वो जाके एक्सप्लोर करो। कभी कभी रैंडम स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी मिल जाएंगे जो ना वाइब को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना एक ऐसी जगह है जो आपके ट्रिप को बहुत स्पेशल बना देगी। स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और ब्यूटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब जैसे ही मैं इस जगह पे पहुंची थी मुझे लगा था कि यार मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पे आ गई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो सेट नहीं है। जो सेट उन्होंने यूज़ किया था वो 84 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने का अभी तो तुक नहीं बनता। कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना एक आइकॉनिक गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर है जो 13th सेंचुरी में बना था। भाई लोग कितने पुरानी चीज़ों को इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ इन लोगों ने। इसका आर्किटेक्चर इतना ग्रैंड है कि लगता है यार एकदम मिडिवल यूरोप वाले पीरियड में आ गए हैं हम। यहाँ से वैक्स म्यूजियम की टिकट लेती है और ये बंदी बैठी है। मुझे लगा सच में कोई आंटी बैठी है, बट यार ये तो वैक्स स्टैचू है। नाइस, वेरी नाइस, बाय बाय। यहाँ चलते चलते टाइम का पता ही नहीं लगा और मैं पहुँच गई हूँ कोलंबस मॉन्यूमेंट, जो ला राम्बला के बिल्कुल एंड पे खड़ा है, एकदम मेजेस्टिक स्टाइल में। ये मॉन्यूमेंट क्रिस्टोफर कोलंबस को डेडिकेट किया गया कि उन्होंने अपने वॉयजेस के बाद बार्सिलोना विजिट किया था। ये पीछे जो कोलंबस का मॉन्यूमेंट है इसकी हाइट है 60 मीटर और जो ऊपर सबसे टॉप पे कोलंबस का स्टैचू है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। अगर एडवेंचर चाहिए तो अंदर एक लिफ्ट है जो आपको ऊपर तक ऑब्जर्वेशन डेक तक लेके जाएगी, बट यार कौन ही जाएगा। कहीं और से हमें बार्सिलोना का फ्री व्यू जहाँ से मिल सके हम वो करेंगे। मॉन्यूमेंट 1888 में वर्ल्ड एक्सपो के लिए बनाया गया था और तब से लेके अब तक बार्सिलोना का ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट टूरिस्ट पॉइंट बन गया है।
ये है बार्सिलोना का सबसे फेमस कैट स्टैचू यानी एल गैटो दे बुटेरो। ये ब्रॉन्ज का स्टैचू बना था 1987 में और इनिशियली बार्सिलोना की बहुत सारी टूरिस्टी स्पॉट्स पर ये रखा गया था एंड 1990s में इसे रंबला दे रावल में एक परमानेंट जगह मिली है। तो मतलब यार ये बिल्ली तो हमसे भी ज्यादा घूमी हुई है। हम आए हैं बहुत ही फेमस चूरोस खाने भाई। बार्सिलोना के चूरोस तो बनते हैं, सो लेट्स ट्राई एंड टेस्ट कि इसकी हाइप वर्थ इट है भी या नहीं। बहुत ही क्यूट सी छोटी सी शॉप थी बट यू नो द चूरोस वर रियली गुड। डिस्पाइट बीइंग अ मेजर सिटी, बार्सिलोना में स्काईस्केपर्स काफी कम है क्योंकि भाई एंटनी गौदी की ला सग्रादा फेमिलिया से ऊंची बिल्डिंग बनाने की परमिशन किसी को नहीं मिली। यहाँ की लेन्स का चार्म अनमैच्ड है, मतलब हर गली एक अलग कहानी बताती है। मतलब बार्सिलोना की स्ट्रीट्स खुद ही एक म्यूजियम की तरह हैं, वाइब्रेंट, हिस्टोरिक एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस, जस्ट लाइक दिस वन। तो भाई कैसे 2 हफ्ते यूरोप में गए बिल्कुल पता नहीं चला, और आज है मेरा लास्ट डे इन स्पेन, लास्ट डे इन बार्सिलोना। और बार्सिलोना इतना बड़ा है कि कुछ ना कुछ बचा ही है। सुबह सुबह उठ के अब हम जाने लगे हैं पार्क गुएल। मतलब गले की तो बैंड बज गई है, इतनी एक्सर्शन हो गई है, बट स्टिल वी कैन नॉट सिट इन द होटल क्योंकि भाई बार बार ये मौका नहीं मिलता। तो तबीयत तो हम घर जाके सेट कर लेंगे, उससे पहले पहुंचते हैं पार्क गुएल और देखते हैं कि वहाँ का व्यू कितना अमेजिंग होने वाला है। सो लेट्स गो। हम देख रहे थे कि पार्क गुएल कैसे आए, वॉक करके आए या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लग रहे थे 24 मिनट और वॉक करके लग रहे थे 30 मिनट। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, इतनी एनर्जी हम में है लास्ट डे में एक्सप्लोर करने की, तो हम पैदल चलेंगे। और जैसे ही पैदल चलना चालू किया भाई, ये तो वैष्णो देवी की चढ़ाई से भी ज़्यादा कठिन। और भाई मेरे तो नेक्स्ट लेवल हालत टाइट हो गए। इतनी चढ़ाई, मैं डर के मारे अपने मम्मी पापा के साथ अपना प्लान नहीं बनाती किसी धार्मिक जगह जाने का, क्योंकि मुझे होता है यार मुझसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जाएगी। पर भगवान ने भी कहा कि रिद्धिमा वहाँ पे नहीं आ पाई ना मेरे पास, तो कोई बात नहीं है, तुझे यहाँ भी नानी याद दिलवा ही दूंगा। लियोनार्डो और मेसी का तो मैच देख नहीं पाए, पर हम छोटे छोटे बच्चों का फुटबॉल मैच ज़रूर देखने के लिए आ गए हैं। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ दुनिया की सबसे यूनिक और ब्रेथ टेकिंग चर्च के सामने। सग्रादा फेमिलिया है गौदी का एक मास्टरपीस जो बिल्कुल स्टोरी बुक जैसा लगता है। चर्च का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1822 में और अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब ये है आर्ट और पेशेंस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन। बट अब बात यह है कि हम ऊपर तक जा पाएंगे कि नहीं। चर्च के हैं 3 फैकेट्स, नेटिविटी, ग्लोरी और पैशन, और तीनों एक अलग अलग स्टोरी बताते हैं। गौदी का ये कहना था कि कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ पे आया तो उसे पूरी बाइबल समझ आ जानी चाहिए, मतलब वॉल आर्ट्स के थ्रू, विच इज़ लाइक क्वाइट यूनिक एंड अमेजिंग। ये जगह पे 18 टावर्स बनाने का प्लान है, बट अभी तक खाली 8 ही कंप्लीट हुआ है। मतलब इमेजिन करो जब 18 पूरे के पूरे बन गए तो कितना माइंड ब्लोइंग लगेगा। एंड जब आप फोटोज ले रहे हो तो हर टावर से फोटो लेना, क्योंकि हर टावर का अलग अलग एंगल है, तो फोटोज में सब कुछ अलग लगने वाला है। और कैथीड्रल के बिल्कुल सामने लगा हुआ है क्रिसमस मार्केट, तो अगर आपको अपना टाइम और एक्सप्लोर करके निकालना है तो यू कैन डू दैट एज वेल।
सोच रही हूँ यहाँ से मम्मी के लिए कपड़ों के लिए लिप लेंगे। सग्रादा के अंदर जाने के लिए आपको टिकट्स पहले ही बुक करनी होगी, क्योंकि यार यहाँ पे क्राउड हमेशा रहता है। और हाँ, ऑडियो गाइड लेना बिल्कुल मत भूलना। ये अभी 11-12 बजे हैं और यहाँ पे लाइट्स पहले ही जल रही हैं। मेरी मम्मी होती ना तो ज़रूर बोलती कि भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को कंप्लेंट करना पड़ेगा। कितना बड़ा FCB का स्टोर है यार, मन तो कर रहा है जाऊँ, बट हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे तो बार्सिलोना हमने पूरा वॉक करके ही कवर किया है, बट फाइनली हम लेने लगे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ से बार्सिलोना बीच जो है वो है 47 मिनट्स की दूरी पे। तो भाई इतनी एनर्जी तो नहीं है शरीर में, तो देखते हैं बस जो यहाँ से एक्चुअली सीधी जाती है। मेट्रो का भी ऑप्शन है, बट उस पर हमें 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, तो टाइम वेस्टेज करते हैं बिना। हम पकड़ रहे हैं बस और पहुँचते हैं। मैं पहुंच गई हूँ बार्सिलोना के सबसे हैपनिंग बीच पे, बार्सिलोनेटा बीच। भाई प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये स्पेनिश और इटालियन और फ्रेंच का कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ की ना वाइब ही अलग होती है। जितना मैंने वीडियोस में या जितना भी मैंने पढ़ा है, मतलब हर टाइम पार्टी मोड ऑन रहता है, बट आई थिंक वो समर्स में होता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे आए हैं तो बड़ा सब कुछ पीसफुल और शांत लग रहा है। लोग अपने से मतलब रख रहे हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा। भाई वही तो देखने आए थे, क्योंकि जब से हम स्पेन में आए हैं, मतलब बार्सिलोना, यार शाम और रात की ना यहाँ वाइब बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। इतना मज़ा करते हैं लोग यहाँ पे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यूरोप में जब से आई हूँ, मुझे लगता है ये मैंने तीसरा या चौथा प्रोटेस्ट देख लिया है। फाइनली धक्के खा के वापस आ गए हैं, और यार मतलब बहुत मज़ा आया। यूरोप में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बार्सिलोना में ही आया। फ़ोन निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि सब पल्ला पूरी मेमोरीज़ में अपने दिमाग में बसाना चाहती थी इस बार। और फ़ोन की वैसे बैटरी भी 0 हो गई थी, और पावर बैंक की भी, तो इसलिए भी फ़ोन नहीं निकाला। एंड अब मैं वापस आ गई हूँ और गली की बैंड बज गई है। एंड कल सुबह फिर से जल्दी उठना है, 4-5 बजे। तो भाई सोने की तैयारी करती हूँ, सोच रही हूँ अभी नहा लूँ, ताकि साला सुबह वाली छुट्टी हो जाए नहाने नहाने की, क्योंकि 2 दिन हो जाएंगे जाते जाते। बहुत लंबी जर्नी है, तो कांट वेट टू गो एंड मीट माई फैमिली। इंग्लिश स्पेन ट्रिप खत्म हो गया। मैं एयरपोर्ट पे बैठी हूँ 37 सवेरे, वेट कर रही हूँ कि भाई मेरा लगेज कुछ ज़्यादा ना हो जाए, और भगवान से प्रेयर ही करती जा रही हूँ। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, यहाँ पे शॉपिंग करके वैट रिफंड करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। फाइनली आज हो रही है वापसी इंडिया की। भाई जो मेरी बार्सिलोना से हेलसिंकी तक की फ़्लाइट थी ना, मतलब इंडियन रेलवेज़ की मुझे इतनी परसेंट भी याद नहीं आई। 3 घंटे की जर्नी में मुझे 5 मिनट भी सोना नसीब नहीं हुआ। अब सोए बिना मैं पहुंची हूँ हेलसिंकी। यहाँ पे 3 घंटे का लेओवर है, और तबीयत की बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है। वापस जाने का टाइम आ गया है, बस बोर्डिंग चालू होने वाली है। तो मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for flying with us today. Our flying time to Delhi would be 7 hours and 45 minutes.